गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करें तो कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। चार्ज की नेचर के अकॉर्डिंग ये रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है। जब इसकी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड की बात की गई तो हमने क्या देखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को कॉमन करके लिखे देन F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते कांस्टेंट आ गया K, जिसे हमने नाम दिया कूलम्ब कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अदर वे में हम देखें तो F इक्वल टू प्लस माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पॉजिटिव सिंबल काम में लिया जाएगा जब रिपल्शन फोर्स की बात की जाएगी। रिपल्शन फोर्स मींस Q1 Q2 प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0। और नेगेटिव साइन की बात की जाएगी जब अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाएगी, इट मींस Q1 Q2 मल्टीपल इज लेस देन 0। बात करते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट की बात करें तो सीजी सिस्टम इसकी वैल्यू 1 मानी गई है। ऐसे सिस्टम में जब हमने कल बात करी तो इसकी वैल्यू ऐसे सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। के की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। फॉर्मूला है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहलाती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी ऐसे सिस्टम में वैल्यू स्टैंडर्ड है। एप्सिलॉन नॉट की हमने वैल्यू कल भी बात करी थी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं हम रिलेटिविस्टिक परमिटिविटी। रिलेटिविस्टिक परमिटिविटी की बात की जाए तो दिस इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन नॉट अभी भी हमने पढ़ी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन एम मीन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिविस्टिक परमिटिविटी। स्टैंडर्ड वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू फॉर एयर 1 मानी गई है और कंडक्टर कोई भी धातु हो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू इन्फिनिटी मानी गई। आगे चलते हैं, कूलम्ब लॉ पढ़ा। कूलम्ब लॉ हमने क्या देखा, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हम इलेक्ट्रिक फोर्स की क्वांटिटी तो निकाल सकते हैं परंतु उसकी डायरेक्शन नहीं निकाली जा सकती। डायरेक्शन निकालने के लिए हम कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। दिख रहा है डायग्राम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया। इसमें Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज दिखाया गया। हम कंडीशन लेके चल रहे हैं Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम इस समय रिपल्शन फोर्स की बात करेंगे। Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इनके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1 और R2। Q1 और Q2 को मिला दिया जाए तो Q1 से Q2 की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसे R12 से शो किया गया है और Q2 से Q1 की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसे R21 से शो किया गया। दोनों सेम चार्ज है मींस रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा। सिमिलरली Q2 चार्ज Q1 चार्ज पर भी रिपल्शन फोर्स लगाएगा। यहाँ पर रिपल्शन फोर्स की बात की जाए तो दो रिपल्शन फोर्स की फॉर्म चल रही है, एक F12 एक F21। यहाँ बात करें F12 इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली F21 इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली यहाँ देखें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर R12, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। जब हमने कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब लॉ की बात करी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसकी वेक्टर फॉर्म बनाया तो यहाँ वेक्टर लगाते ही यहाँ हम यूनिट वेक्टर से मल्टीपल कर। अब जब यहाँ हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो दो प्रकार के फोर्स या दो टाइप के फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक 1 के कारण 2 पर, एक 2 के कारण 1 पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं F12। देखा हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी फॉर्म में यदि फॉर्मूले को डिनोट किया जाए तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सी डिस्टेंस, जो पोजीशन वेक्टर, कौन सा पोजीशन, Q1 और Q2 के बीच का पोजीशन वेक्टर, दिस इज R12। पोजीशन R21 इसका स्क्वायर विथ यूनिट वेक्टर R21। सिमिलरली इसी फॉर्म में अगर हम 2 के कारण 1 पर लगने वाले फोर्स की बात करें तो इसी फॉर्म में F21 इक्वल टू K Q1 Q2, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 21 की जगह 12 और यूनिट वेक्टर R12।
अब बात की जाए तो हम डायग्राम में देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r12 इसके डायरेक्शन है q1 टू q2 और r21 की डायरेक्शन है q2 टू q1। इट मींस दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। सिमिलरली लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर r12 दिस इक्वल टू माइनस ऑफ 21। ट्रायंगल लो की बात करें तो हमें ट्रायंगल ले रहे हैं ओ ए और बी। इसमें ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा हमने। सेम डायरेक्शन में जो है ओ ए प्लस ए बी दिस इक्वल टू ओ बी। OA, this is position vector R1, AB, this is displacement vector R12 vector. OB, this is the position vector of R2. It means R12 को in form of position vector R2 vector minus R1 vector लिखा जा सकता है। Similarly, उल्टा, तो R21 vector, this is R1 vector minus R2 vector. इस वैल्यूज को यहाँ यूज किया जाए तो हम लिख सकते हैं, इस वैल्यूज को इन दोनों फोर्स की रूप फॉर्म में यूज किया जाए तो लिखा जा सकता है F12 दिस इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसका मतलब हुआ Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स 2 के कारण 1 पे लगने वाले फोर्स में एम्पलीट्यूड में तो इक्वल रहता है, परंतु डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। नोट क्या दिख रहा है, इफ Q1 and Q2 are the same sign, it means Q1 Q2 multiple is greater than 0, then F12 की जो डायरेक्शन होगी along to F21 displacement vector which denoted this is the repulsion force। इसका उल्टा, if Q1 and Q2 are opposite means Q1 Q2 multiple is less than 0, F12 is along to the in direction of R12 or in direction of minus of R21 which denoted this is the force of attraction। Next topic, force among multiple charges, शॉर्टली जिसे कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके थे वेव्स वाले चैप्टर में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब फॉलो किया जाता है, जब सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्जेस मौजूद दिख रहे, मल्टीपल चार्जेस हैं, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज belongs to Qn charge. The position vector of Q1 with respect to origin is R1 vector. Similarly, the position vector of Q2 with respect to origin R2 vector, R3 vector, and the position vector of Qn vector with respect to origin is Rn vector. अब इन सब चार्ज के कारण किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम जितने भी चार्ज हैं देख रहे हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, इन सब के कारण Q1 चार्ज पर नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा है। सबसे पहले बात करें Q1 फोर्स पर, चार्ज Q2 फोर्स अप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा F12। ऐसे 1 चार्ज पर 3 के कारण F13, nth चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स F1n। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने 11th में भी देखा था, किसी एक चार्ज पर बाकी सब चार्ज के कारण लगने वाला नेट फोर्स इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल माना जाता है। तो नेट फोर्स को हमने अगर F नेट माने, इंडिविजुअल फोर्स कौन कौन से थे, F12, F13, 14, 15 belongs to 1n and vector sum of all electric forces। अब ये भी हमने पढ़ा था किसी 2 चार्ज के बीच में, मींस Q1 और Q2 चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू हमने पढ़ी थी F12 इज इक्वल टू कूलम्ब कांस्टेंट के, फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 के मॉडुलस का स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर R21। इसी प्रकार सेकंड की वैल्यू रखें 1 और 3, तो Q1 Q3 अपॉन R31 3 कैप। ऐसी n टर्म्स की बात करें तो K Q1, nth चार्ज Qn, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया Rn1 कैप। इस nth टर्म को एक सिंगल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, K और Q1 सब में कॉमन चल रहा है, तो K और Q1 वाली समीशन जहाँ I की वैल्यू चलेगी 1 to n Qi अपॉन Rni मॉडुलस का स्क्वायर Rni कैप। हमने पढ़ा है कैप वाला फॉर्मूला कि यूनिट वेक्टर दिस इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, तो R वेक्टर दिस इक्वल टू वेक्टर ऑफ R अपॉन मॉडुलस ऑफ R की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ बात करूं कौन सा Rni वेक्टर, इसे लिखा जा सकता है Rni वेक्टर
डिवाइड बाय यूनिट वेक्टर या यूनिट मॉडुलस ऑफ एन आई वेक्टर। इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इसे क्यूबिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 वेयर वैल्यू ऑफ आई 1 बिलोंग्स टू एन क्यू आई आर एन आई क्यूब। देखो ये स्क्वायर आ रहा था तो क्यूब की फॉर्म में आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने जो यूनिट वेक्टर है उसे वेक्टर फॉर्म से रिप्लेस कर दिया। ये पूरा का पूरा कहलाता है आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स अमॉन्ग मल्टीपल चार्जेस।